रामपुर गांव की एक प्रथा है। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो पूरे गांव को खाना खिलाना पड़ता है, जिसके बाद सभी बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। रामदास और आशा के घर भी एक बेटी का जन्म हुआ है और इसी की खुशी में वो पूरे गांव को खाना खिला रहे हैं। सभी लोग आज पेट भर के खाना खाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ। इतने सालों बाद मेरे घर बच्चा आया है और वो भी मेरी प्यारी सी बेटी। बहुत बहुत बधाई हो रामदास, हम बच्ची को देखना चाहते हैं। हाँ मुखिया जी, जरूर आइए और बच्ची को अपना आशीर्वाद दीजिए। मुखिया जैसे ही बच्ची को उठाता है तो उसके हाथ पर उसे एक ओम का निशान दिखता है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है और बच्ची को वापस झूले में रख देता है। क्या हुआ मुखिया जी? नहीं कुछ नहीं, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, इसीलिए मुझे निकलना होगा। लेकिन खाना तो खाते जाइए मुखिया जी। नहीं रामदास, फिर कभी, हमें देर हो रही है। मुखिया रामदास के घर से निकल जाता है और जब वो अपनी गाड़ी में अपने असिस्टेंट के साथ होता है तो उसका असिस्टेंट पूछता है, मुखिया जी, क्या आपको भी उस बच्चे को देखकर कुछ याद आया? आज तो बोल दिया, आज के बाद ये बात अपने मुंह से कभी मत निकालना। वही रामदास जिसने अपनी बेटी का नाम राधा रखा है, अब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है और उसे वो अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है। आशा, मुझे लगता है हमें राधा को उसके मामा के गांव भेज देना चाहिए। वहाँ पर इसकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि हमारे गांव में तो ठीक स्कूल भी नहीं है। जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमें राधा की पढ़ाई के लिए ऐसा ही करना चाहिए। रामदास और उसकी पत्नी आशा भारी मन से अपनी बेटी राधा को उसके मामा के घर भेज देते हैं और आज पूरे 20 साल बीत चुके हैं। 20 सालों के बाद वो अपने माँ बाप के घर वापस आई है। राधा, ओ राधा, ये मैंने मिठाइयाँ बनाई हैं। मुखिया जी के घर पर दे आ और उनसे मिलकर भी आना। ठीक है माँ, जाती हूँ। राधा मिठाई लेकर मुखिया जी के घर जाती है, जहाँ पर वो मुखिया जी की पत्नी से मिलती है। राधा, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो और सुंदर भी। तभी वहाँ पर मुखिया जी आते हैं। प्रणाम मुखिया जी। राधा को देखते ही मुखिया हक्का बक्का रह जाता है। ये राधा है अपने रामदास जी की बेटी। पढ़ने के लिए अपने मामा के यहाँ गई थी और अब वापस आ गई है। मुखिया कोई जवाब नहीं देता और डरता हुआ अंदर चला जाता है। राधा उसे जाते हुए घूर घूर कर देख रही होती है और मन ही मन कुछ सोच रही होती है। मुखिया कमरे के अंदर जाकर सोच में पड़ जाता है। उसे पसीने आ रहे होते हैं, डर से वो बुरी तरह से कांप रहा होता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये सच नहीं है। इसके बाद राधा अपने घर चली जाती है, जहाँ पर वो अपनी माँ से अपने हाथ पर बने निशान के बारे में पूछती है। माँ, ये मेरे हाथ पर ओम का निशान आपने बनवाया था? नहीं बेटा, ये जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारे हाथ पर पहले से बना हुआ था। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें भगवान ने खुद अपना आशीर्वाद देकर पैदा किया। वहीं अगले दिन मुखिया जब अपने असिस्टेंट के साथ गांव में घूम रहा होता है, तभी इनके सामने राधा आ जाती है, जिसे देखकर ये दोनों डर जाते हैं। मुखिया जी नमस्ते। तुम इस तरह से मेरे सामने मत आया करो। क्यों मुखिया जी? पहले तो आप मुझे बहुत पसंद करते थे। राधा की ये बात सुनकर मुखिया डर जाता है और जल्दी से वहाँ से अपने असिस्टेंट के साथ निकल जाता है। राधा वहीं खड़ी खड़ी हंस रही होती है और अचानक से हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुखिया की पत्नी राधा के घर आती है। आशा, मुझे 2 दिन के लिए अपने भाई के यहाँ जाना पड़ रहा है। मुझे मुखिया जी के खाने की बड़ी चिंता रहती है। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तो क्या तुम 2 दिन के लिए घर पर खाना पहुँचा दोगी? हाँ भाभी, आप कैसी बात कर रही हैं? मैं जरूर खाना भिजवा दूंगी। अगले दिन आशा अपनी बेटी राधा से कहती है, राधा, ये मैंने खाना लगा दिया है, तुम जाकर मुखिया जी को दे आओ। राधा खाना लेकर मुखिया के घर जाती है और उसके डोर को नॉक करती है। कौन है? अंदर आ जाओ। मैं हूँ मुखिया जी, आपकी रेशमा। राधा के मुंह से बात सुनकर मुखिया डर जाता है, साथ ही उसे गुस्सा भी आता है और वो उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है।
ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने पहले भी तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने मत आया करो। चलो जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे चली जाऊं मुखिया जी? बोलते बोलते राधा के कपड़े अपने आप ही बदल जाते हैं। उसकी वेशभूषा देखकर लगता है कि वो एक तवायफ है, और जब मुखिया उसे इस रूप में देखता है तो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा बंद कर देती है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तुम जिंदा नहीं हो सकती। मुझे तो जिंदा होना ही था मुखिया जी। आपसे बदला लेने के लिए मुझे तो पुनर्जन्म लेना ही था। जिस बेरहमी से आपने मुझे मारा था, मैं कैसे नहीं आती बताइए। मुझे माफ कर दो रेशमा, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दो। कैसे माफ कर दूं मुखिया जी? माना कि मैं एक तवायफ थी, लेकिन क्या तवायफ का दिल नहीं होता? क्या तवायफ को दर्द नहीं होता? आपको जितना मेरा फायदा उठाना था आपने उठाया, और फिर मुझे मौत के घाट उतार दिया। फ्लैशबैक में हम पूरी कहानी देखते हैं कि किस तरह से मुखिया रेशमा के साथ समय बिताया करता था, और जब उसने शादी की बात कही तो उसने रेशमा को मार दिया। जवानी के जोश में मुझसे गलती हो गई थी रेशमा, मुझे सही गलत का कुछ भी एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। वैसे भी मेरी जिंदगी अब कुछ ही सालों की बची है, मुझे जाने दो, मुझे जिंदा छोड़ दो। गलती होती तो माफ भी कर देती मुखिया, लेकिन तुमने तो गुनाह किया है। मेरा फायदा उठाया, प्यार का नाटक किया, और जब मैंने शादी के लिए कहा तो मुझे बेरहमी से मार दिया। उस समय तो मैं कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन कुदरत ने मुझे अपना बदला लेने का मौका दिया है, मुझे पुनर्जन्म दिया है। मुझे हमेशा से सब याद था, लेकिन मैं बस मौके का इंतजार कर रही थी, और आज मुझे वो मौका भी मिल गया है। मुखिया वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भाग नहीं पाता। रेशमा उसे उठाकर पटकती है, हवा में टांग देती है। मुखिया ये सब सहन नहीं कर पाता और उसे दिल का दौरा पड़ जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। रेशमा आंखों में आंसू लिए फिर से राधा बन जाती है और चुपचाप वहां से चली जाती है।